हेलो बच्चों, वेलकम बैक। तो कैसे हैं सभी बच्चे? आई होप सब मजे में होंगे, सब बढ़िया होंगे, फर्स्ट क्लास सबकी पढ़ाई चल रही होगी और मस्ती भी, खेल कूद भी साथ में चल रहा होगा, है ना? राइट। तो बच्चों, बहुत टाइम पहले मैंने 9th क्लास का सिर्फ एक वीडियो, मतलब एक वीडियो इन द सेंस एक चैप्टर के सारे वीडियो अपलोड करे थे, है ना? मोशन है ना, स्ट्रेट लाइन, चैप्टर नंबर 1 के बेसिकली, है ना? साइंस में फिजिक्स का वैसे चैप्टर नंबर 1 बोले तो मोशन है ना, स्ट्रेट लाइन, राइट। उसके बाद बच्चा फिर मैंने क्या 11th और 12th की वीडियोस डालने लगा, तो वो मैं सो गया थोड़ा सा। तो आज मैं फिर आपके लिए फिर से नया चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूं, चैप्टर नंबर 2। कौन सा? फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। बेसिकली अभी भी कह सकते हैं फोर्स एंड न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। तो फिजिक्स पार्ट का चैप्टर नंबर 2, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन, बच्चों में स्टार्ट करने वाले हैं। थंबनेल देख के आप ऑलरेडी आई हो, किस वीडियो पे क्लिक किया होगा, है ना? जो नंबर 1 चैप्टर है दैट इज मोशन है ना, स्ट्रेट लाइन, तो ऑलरेडी मैं बहुत समय पहले अपलोड कर दिया था, इसको आने में थोड़ी सी देर होगी। अब फटाफट से इसके सारे वीडियो, 2 और चैप्टर, 3 और चैप्टर हैं, फटाफट से डाल दूंगा, ठीक है इस बार। अच्छा, तो आई होप आपने मोशन इन स्ट्रेट लाइन आपको अच्छे से आता होगा। अगर वो चैप्टर आपने पढ़ रखा है तो ये चैप्टर समझने में बड़ा आसानी होगी। इस वाले चैप्टर का बच्चा जो भी सारे टॉपिक्स हैं उसको हम 2 पार्ट में कवर करेंगे, है ना? पार्ट 1 और एक वीडियो 2 आएगा, पार्ट 2। पूरा कंबाइंड बनाता तो बहुत लेंथी वीडियो हो जाता है ना? और इतना कंटेंट है नहीं है कि उसमें मैं वीडियो बस बनाऊं। आपने देखा होगा पहले वाले चैप्टर में 8 से 9 वीडियोस हैं शायद, है ना, मोशन स्ट्रेट लाइन में। ठीक, सब टॉपिक का मैंने अलग अलग वीडियो बनाया है, इसमें उतने खास ज्यादा टॉपिक्स नहीं है, तो इसको 2 पार्ट में बना रहा हूँ। तो ये वाला पार्ट है पार्ट 1, और इसके बाद दूसरा पार्ट आएगा पार्ट 2, उसमें आपका पूरा कंटेंट कवर हो जाएगा इस चैप्टर का। चलिए तो फटाफट से बात करते हैं इस वाले चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है, इस वाले वीडियो का, इस वाले पार्ट 1 का क्या फ्लो रहेगा, ठीक है बच्चा लोग? तो इसमें हम पूरा इंट्रोडक्शन कवर करेंगे, चैप्टर में क्या है, क्या समझना है, क्या नई चीजें हैं पुराने चैप्टर से, ठीक है? उसके बाद हम चलेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में, जो न्यूटन साहब के लॉ है ना, फोर्स एंड न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन बेसिकली। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की बात करेंगे, उसमें फिर एक टर्म आएगी, उसको हम बोलेंगे इनर्शिया। क्या बोलेंगे? इनर्शिया। और फिर हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ इनर्शिया की, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं। राइट डाउन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, व्हाट इज इनर्शिया, टाइप्स ऑफ इनर्शिया, है ना? फिर हम पहुंचेंगे सेकंड लॉ ऑफ मोशन पे। किस पे पहुंचेंगे? सेकंड लॉ ऑफ मोशन पे। न्यूमेरिकल आपके यहाँ से स्टार्ट होंगे, जो क्वेश्चंस वगैरह बनेंगे इस चैप्टर में, राइट, तो वो यहां से होंगे। और उसी के इसी सारे टॉपिक से रिलेटेड न्यूमेरिकल और क्वेश्चन पढ़ने करने वाले हैं, ठीक है? डन है बात? समझ गए? आइए तो फटाफट से चालू करते हैं चैप्टर। तो हेडिंग डाल दीजिए चैप्टर, जो भी नंबर हो आपके एनसीईआरटी में, आई गेस नंबर 8 है शायद, है ना? तो फोर्स एंड न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। कुछ सिलेबस में चेंजेस भी हुए हैं इस बार, है ना? तो आइए समझते हैं। तो बच्चा, थोड़ी सी कहानी पुरानी पढ़ते हैं। तो हमने पुराने वाले चैप्टर, दैट इज वी कैन सी, कौन सा चैप्टर बोलो? मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में आपने पढ़ रखा होगा वेलोसिटी, स्पीड, वेलोसिटी, स्पीड, एक्सेलरेशन। ये सब टर्मिनोलॉजी थी किसकी? मोशन की, है ना? कोई भी गाड़ी अगर चल रही है तो उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही, स्पीड चेंज हो रही, है ना? या वेलोसिटी कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन है उसके पास कुछ ना कुछ, है ना? एक्सेलरेशन के कारण उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही, या स्पीड चेंज हो रही, या उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा, सब हमने पुराने चैप्टर में डिस्कस किया था। तो बच्चा, हमने मोशन तो पढ़ लिया था, एंड व्हाट अबाउट कॉस ऑफ मोशन? ये कराता कौन है भाई साहब? ऐसी थोड़ी है ना कि कोई चीज रखी है तो अपने आप चलने लगे, उसके पास वेलोसिटी आ जाए, या कोई चीज रखी है या कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है, अपने आप उसकी वेलोसिटी बदल जाए। ऐसा तो होता नहीं है ना? मैं कह रहा हूं ये ब्लॉक है, इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ रहे हैं, इसका मास कुछ m है, इस ब्लॉक को रखा है तो ये अपने आप, ये ब्लॉक कोई वेलोसिटी तो ले नहीं लेगा। अभी इसकी वेलोसिटी कितनी है? 0। कुछ देर के बाद इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई? v। तो वेलोसिटी आई कहां से? कोई ना कोई तो इस वेलोसिटी को लाया होगा। मैं कह रहा हूं आपसे, ये एक मास था, ऑलरेडी किसी u वेलोसिटी से चल रहा था, थोड़ी देर के बाद ये रेस्ट पे आ गया, रुक गया, इसकी वेलोसिटी फाइनल कितनी हो गई? 0। तो अपने आप तो हुई होगी नहीं, तो ये सब तो मोशन हो रहा था, ये करा कौन रहा था? उसी को हम बोलते हैं कॉस ऑफ मोशन। बेसिकली इन दिस चैप्टर
वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द कॉज ऑफ मोशन। ये मोशन कराता कौन है, ये टर्मिनोलॉजीज ये चेंज कैसे होती हैं, किसकी वजह से होती है ना। जो नाम आपको ऑलरेडी पता है उसी के बारे में पूरा डिस्कशन होने वाला है, जो कि क्या है, फोर्स। जो कि क्या है, फोर्स। तो बेसिकली इस चैप्टर में बच्चा हमें क्या पढ़ना है, कॉज ऑफ मोशन। पुराने चैप्टर में पूरा मोशन तो पढ़ लिया, बट वो करा कौन रहा है, फोर्स, है ना। तो इस चैप्टर में बुआ कि हमें फोर्स ही पढ़ना है और इसको 3 लॉ पढ़ने हैं। इन 3 लॉ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, धीरे धीरे समझते हैं बात क्या हो रही। आइए, तो जनरल लाइफ में अगर हम बात करें, थोड़ा इंट्रोडक्शन चल रहा है ना। अगर आपको लग रहा होगा आपको डायरेक्ट फर्स्ट लॉ से पढ़ना है तो आप वीडियो को आगे बढ़ा सकते हैं, फॉरवर्ड कर सकते हैं और देख सकते हैं। बट अगर आप पहली बार ये चीजें पढ़ रहे हैं तो आई रिक्वेस्ट यू टू वॉच दिस कंप्लीट वीडियो। धीरे धीरे देखें, चीजों को समझ आएगा, है ना। 1-1.5 घंटे का वीडियो बनेगा ये वाला, मुझे नहीं पता, मैं तो शूट कर रहा हूँ, कितना होगा। चलिए, तो बच्चा अपन एक बात करते हैं। सपोज एक टेबल रखी हुई है, ठीक, टेबल नहीं, चलो मैं कहता हूँ कोई एक मास है। अगर ये रखा हुआ है तो इसकी वेलोसिटी कितनी है, 0। इसको मोशन में लाना है, इसको मोशन में लाना है तो हम इस पर क्या लगा देंगे, एक फोर्स। क्या लगा देंगे, फोर्स। बचपन में छोटी छोटी क्लासेस में आपने फोर्स पढ़ रखा है। फोर्स क्या है, फोर्स इज अ पुल और अ पुश। फोर्स इज अ पुल और अ पुश। फोर्स इज अ पुल और अ पुश which change the state of an body, which change the state of an body। ये डेफिनेशन आपने पढ़ रखी है, इसके बारे में पता ही नहीं था। लेकिन एक फोर्स ऐसी क्वांटिटी होती है जो किसी भी बॉडी के मोशन में चेंज लाती है। क्या लाती है, चेंज लाती है। मान लीजिए ये किस तरह पे, अभी कैसे पे, रेस्ट पे है। ये कैसा है, रेस्ट पे है, ठीक। तो अगर मैंने इस पे कोई फोर्स लगाया F, तो ये कैसे आ जाएगी, कुछ मोशन में आ जाएगी। जरूरी नहीं है आए, डिपेंड करता है। तो इसका स्टेट चेंज कर दिया, रेस्ट से मोशन में। थोड़ा इंट्रोडक्शन पार्ट है, छोटी सी बातें आनी चाहिए, समझ लीजिए। ऑलरेडी मान लीजिए एक मास है जो यू वेलोसिटी से चल रहा था, मैंने ऑपोजिट डायरेक्शन में इसमें फोर्स लगा दिया, तो क्या होगा, इसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी। शायद कम होते होते ये कहां आ जाएगी, रेस्ट पे आ जाएगी। कहां आ जाएगी, रेस्ट पे आ जाएगी। तो हमने रेस्ट से मोशन ला दिया, मोशन से रेस्ट पे ला दिया। सपोज ये कोई बॉडी है जो इस तरीके से ऊपर की तरफ चल रही है किसी यू वेलोसिटी से। हमने क्या किया, इसमें साइड से फोर्स लगा दिया, तो क्या होगा, इस वेलोसिटी का क्या बदल जाएगा, डायरेक्शन। तो बेसिकली फोर्स क्या है, और सुनो, मैं कहता हूं ये एक बॉडी है, ऑपोजिट डायरेक्शन से हमने इस पे फोर्स लगा दिया, तो क्या होगा इसमें, बोलो बोलो। इसका शेप भी चेंज हो सकता है। अगर ये रिजिड बॉडी है, फिक्स कर रखी है ना, क्या कर रखी है, यहां से फिक्स कर रखी है, यहां से एक फोर्स लगाना चालू किया F1, यहां से एक फोर्स लगाना चालू किया F2। जैसे कि अपने पास बलून है, बलून को ऐसे दबाना चालू किया हमने, तो क्या बदल जाएगा उसका शेप, क्या बदल जाएगा, शेप और साइज। क्या बात समझ में है। अब इंट्रोडक्शन पार्ट चल रहा है, बेसिकली पूरी कहानी फोर्स की ही पढ़नी है। तो कोई चीज रेस्ट में थी तो उसको मोशन में ला दिया किसने, फोर्स ने। कोई चीज रेस्ट मोशन में थी, उसको किसने ला दिया, रेस्ट पे, मोशन में। कोई चीज का डायरेक्शन बदल दिया, किसने, फोर्स ने। तो फोर्स इज अ बस फिजिकल क्वांटिटी जो आपने कभी देखी नहीं है, लेकिन आप अप्लाई कर सकते हो। दिखता नहीं है फोर्स, फोर्स दिखता नहीं है बट होता है। फोर्स इज बेसिकली क्वांटिटी व्हिच यू कैन नॉट सी बट यू कैन फील, बट यू कैन फील इट। कोई आपको जोर से छप्पड़ मार दे, टैट, है ना, पढ़ाई नहीं कर रहे हो क्लास में, टीचर ने मार लो, कभी मार दिया आपको, आपको लगा ना, तो जो आपको फील हुआ वो क्या फील हुआ, उस टीचर का फोर्स। कहीं लड़ाई हो गई आपकी, लड़ रहे हो, एक दूसरे को मार रहे हो, तो आपको क्या फील हो रहा है, फोर्स। दिखता नहीं है, होता है। तो फोर्स इज बेसिकली अ फिजिकल क्वांटिटी व्हिच चेंज द स्टेट ऑफ एन बॉडी। स्टेट चेंज कर देता है। यहाँ पर डायरेक्शन चेंज कर दिया, यहाँ पर रेस्ट से मोशन में, मोशन से रेस्ट में, वेलोसिटी चेंज कर दिया, है ना। तो बच्चों अगर मैं बहुत पुरानी बात करूं, बहुत समय पहले, तो एक ही बात होती थी और बहुत साइंटिस्टों ने इस पे विचार किया, बहुतों ने वर्क किया, लेकिन अपने गैलीलियो साहब और फिर उसके बाद न्यूटन साहब, ये जब आए, इन्होंने पूरी चीजों को बिल्कुल सही तरीके से आपके सामने रख दिया। नहीं तो बहुत समय पहले बहुत ही कंफ्यूजन थी कि रेस्ट क्या है, मोशन क्या है ना, कुछ समझ ही नहीं बैठता था। आइए, तो सब बहुत पहले हमको सिर्फ यही पता था, अगर किसी बॉडी को अगर मोशन में लाना है तो उस पर फोर्स लगाना पड़ेगा। किसी बॉडी को
अगर मोशन में लाना है, किसी बॉडी को अगर मोशन में लाना है तो उस पर कुछ ना कुछ फोर्स लगाना ही पड़ेगा। क्या बात समझ में आई? यस और नो? क्लियरिटी है? ये बहुत पहले एक मिथ था, लेकिन कुछ चीजें साइंटिस्टों का वर्क चलता रहा और बहुत सी चीजों का इसमें चेंज आया। ठीक है, अब मेरी बात को सुनना ध्यान से, आगे बढ़ते हैं। और यही सब कुछ है इस चैप्टर का, है ना। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था, फोर्स के बारे में देना था, मैंने आपको बता दिया। अब सुनना न्यूटन का फर्स्ट लॉ, न्यूटन का फर्स्ट लॉ, और इसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोला जाता है। धीरे धीरे समझते हैं कि क्या है। मैं इसको लिखता हूं, आप नोट करें, मैं बोलता भी जा रहा हूं साथ में। फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन स्टेट्स दैट if the body is in rest, if the body is in rest, अगर बॉडी कैसी रेस्ट, will remain in rest, मेरी थोड़ी राइटिंग गड़बड़ इसलिए बोलता जा रहा हूं, है ना। if the body is in rest, will remain in rest, or if the body is in motion, if the body is in motion, इसके बाद और एक्सप्लेन करूंगा ये बातें क्या हो रही हैं। will remain in motion, will remain in motion until and unless some external force is applied, until and unless some external force is applied to change the state of an body, to change the state of an body। मेरी बात को ध्यान से सुने, पूरा लिख दिया, ये फर्स्ट लॉ है। फर्स्ट लॉ क्या कहता है बच्चों? इफ द बॉडी इज इन मोशन, विल ऑलवेज बी रिमेन इन मोशन। इफ द बॉडी इज इन रेस्ट, विल ऑलवेज बी रिमेन इन रेस्ट। मैंने पहले क्या लिख दिया? रेस्ट, ठीक है। इफ द बॉडी इज इन रेस्ट, विल रिमेन इन रेस्ट। इफ द बॉडी इज इन मोशन, विल ऑलवेज रिमेन इन मोशन until and unless some external force is applied to change the state of an body। ये कब तक ऐसा रहेगा? जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स बॉडी पे ना लगे जो उसका स्टेट चेंज करा दे। यहीं से एक चीज निकल जाएगी, इनर्शिया। आप इसको डेफिनेशन को लिखें, मैं बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन करता हूं, बस थोड़ा सा पेशेंस रखें। इस चैप्टर क्लियर कट, बिल्कुल कट टू कट आपके दिमाग में क्रिस्टल क्लियर की तरह बैठेगा। ठीक है, मतलब ये कह रहा है अगर बॉडी रेस्ट में है तो वो जीवन भर, जिंदगी भर, लाइफ टाइम रेस्ट में रखी रहेगी, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। बात समझ आई? यस और नो? सिमिलरली अगर कोई बॉडी मोशन में है, लिख लिया ये सब, है ना। सिमिलरली अगर कोई बॉडी मोशन में है बच्चा, तो वो जिंदगी भर मोशन में ही रहेगी जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर ना लगाया गया हो उसको रेस्ट में लाने के लिए। आओ समझते हैं ये क्या है। ठीक, फिर कुछ एग्जांपल भी लेंगे, उसको समझेंगे बाद में। मतलब मैं आपसे कह रहा हूं, ये कोई सरफेस पे कोई एम मास की बॉडी रखी हुई है और ये रेस्ट पे है, मतलब इसकी वेलोसिटी कितनी है? 0, रेस्ट पे है। स्टेट क्या है इसका? रेस्ट है। तो ये लाइफ टाइम रेस्ट पे रहेगी अगर इसमें जब तक कोई फोर्स ना लगे। ठीक है बात? फोर्स को एफ से नोट करेंगे। आइए, सिमिलरली मैं आपसे कह रहा हूं, अगर कोई बॉडी जिसका मास मैं कहता हूं एम है, किसी कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है, वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट है, तो ये लाइफ टाइम इस वेलोसिटी से चलती रहेगी तब तक जब तक इसमें कोई फोर्स ना लगता है इस पे रोकने के लिए। समझ में आया? ये बात हुई है अभी। क्या हुई है? अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो ये जिंदगी भर रेस्ट पे रहेगी, कब तक? जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स बना लगे, मतलब एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा इसको रेस्ट से मोशन में लाने के लिए। इतना बात तो भाई आसानी से समझ आ जाती है बच्चों को, क्योंकि हम लाइफ में ये प्रैक्टिकली देखते हैं। ये समझना थोड़ा कठिन है। आप ये कह रहे हो कि अगर कोई एम मास है, किसी कांस्टेंट वेलोसिटी से निरंतर चल रहा है, तो वो रेस्ट में तब तक नहीं आएगा जब तक उस पर कोई फोर्स ना लगाया जाए, बेसिकली ऑपोजिट डायरेक्शन में। समझ आया? सर ये बात तो गलत होगी। क्यों? हम तो सर ग्राउंड पे खेलते हैं, फुटबॉल में लात मारते हैं, हिट करते हैं फुटबॉल को, फुटबॉल रोल करते हुए जाती है लेकिन रुक जाती है।
हमने तो उसको चला दिया, हमने तो उसको हिट कर दिया। वी वेलोसिटी से फुटबॉल गोल गोल घूमते हुए आगे की तरफ जा रही है। ऐसे ही होता है। आपने फुटबॉल में को हिट किया तो आपने एफ फोर्स दिया, आपकी फुटबॉल यू वेलोसिटी से चलना चालू होगी और थोड़ी देर के बाद आगे चल के कुछ डिस्टेंस डी, है ना, कुछ डिस्टेंस डी चलने के बाद आपकी बॉल रुक गई, मतलब उसकी यहाँ फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई, 0। सर इस पे कोई फोर्स तो लग नहीं रहा था, आपने कहा कोई कांस्टेंट वेलोसिटी दे दो और जब तक नहीं रुकेगी तब तक कोई फोर्स ना लगेगा। बेटा फोर्स लग रहा है, आपको पता नहीं है वो बात अभी, है ना। जब ये बॉल रोल करना चालू करी तो तुरंत इस बॉल पे एक फ्रिक्शन फोर्स लगने लगा जो कि सरफेस लगा रहा होगा। जिस सरफेस पे ये बॉल रोल कर रही है, आपने सुना होगा फ्रिक्शन फोर्स के बारे में छोटी क्लासेस में, जैसे ये बॉल रोल करना चालू करी ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स लगने लगा, तो धीरे 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 आके इस बॉल्स को किस पे ला दिया, रेस्ट पे। तो ये एक्सटर्नल फोर्स ही तो हो गया, फ्रिक्शन फोर्स। मान के चलिए अगर ये फ्रिक्शन फोर्स ना होता, अगर ये फ्रिक्शन फोर्स ना होता तो बेटा जितनी वेलोसिटी आपने इस बॉल को दी थी उस वेलोसिटी से जिंदगी भर चलती रहती, रुकती नहीं। समझ में आया? ये है कहानी फर्स्ट लॉ की। क्लियरिटी है? इफ द सर अभी बताएंगे गैलीलियो साहब ने क्या कहा, फिर न्यूटन साहब इस पे कैसे आए, समझ में आया? पहले कुछ बातें गैलीलियो साहब ने करी, फिर न्यूटन साहब ने करी, वो भी एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक, क्या बात समझ में आई ये सब? तो कोई भी चीज हमेशा रेस्ट में रहेगी या हमेशा मोशन में रहेगी, कांस्टेंट वेलोसिटी से चलती रहेगी जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे उसके स्टेट चेंज करने के लिए। तो ये था फर्स्ट लॉ। अब आपकी बुक्स वगैरह आप उठाओगे और उसमें देखोगे गैलीलियो जो साहब थे उन्होंने ये बात पकड़ी, उसको थोड़ा सा और न्यूटन साहब ने एक्सप्लेन किया, तो वहां से न्यूटन साहब के 3 लॉ बन के आ गए। और फर्स्ट लॉ को बेटा लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोला जाता है, लिख लेना। इनर्शिया क्या है जस्ट थोड़ी देर के बाद मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं आपको, ठीक है। तो गैलीलियो साहब ने एक एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने एक तरीके से प्लैंक बनाया, ठीक, और यहां पर उन प्लैंक्स की लेंथ अलग अलग रखी। देखना बुक में डायग्राम बना हुआ है, एक्सप्लेनेशन है, कुछ नहीं, पूरा इंट्रोडक्शन चल रहा है ना, ध्यान से सुनिएगा। इस तरीके से उन्होंने यहां पर एक बॉल रखी और इसको छोड़ दिया, और जो बात हो रही है ना फोर्स की, ये नेट फोर्स की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? नेट फोर्स की। नेट फोर्स क्या है ये भी समझाता हूं मैं आपको भी, ठीक, फिर बताएंगे फोर्स क्या क्या कर सकता है। इंट्रोडक्शन है, आगे पीछे चलता रहेगा थोड़ा बहुत। उन्होंने इस बॉल को यहाँ छोड़ा और इस प्लेन को बहुत ज्यादा स्मूथ कर रखा है। क्या कर रखा है? बहुत ज्यादा स्मूथ, मतलब फ्रिक्शन की वैल्यू ऑलमोस्ट, मैंने फ्रिक्शन 0 नहीं हो सकता, ऑलमोस्ट बहुत 0 के बराबर कह सकता हूँ, नेग्लिजिबल फ्रिक्शन है। मैं क्या कह सकता हूँ? फ्रिक्शन तो है लेकिन नेग्लिजिबल। इस बॉल को छोड़ा तो ये बॉल ऐसी ऐसी गई, तो पहले वाले प्लैंक अलग अलग एंगल पर रखे थे, पहले बोला इसको रखा फिर इसको रखा, फिर एंगल बढ़ाते गए, तो ये बॉल यहां तक पहुंची। ध्यान से सुनिएगा, ये बॉल कहां तक पहुंची? यहां तक, और रोल करती रही इस तरीके से। आप ध्यान से देखें तो ये लेंथ कम है और ये लेंथ ज्यादा है। फिर उन्होंने बोला कि इस प्लैंक को हटाते उस प्लैंक की बात करते हैं, तो बॉल फिर से यहीं से छोड़ी, ये प्लैंक 1 था, ये 2 और ये 3, ठीक। अब उन्होंने 2 वाले प्लैंक पे काम किया, सबके एंगल अलग अलग है, तो ये जो बॉल थी वो यहां तक पहुंची। आप देखिए जितनी हाइट से बॉल को छोड़ा गया उतनी ही हाइट पर बॉल राइज की। अभी बताएंगे इससे क्या निकल गया। थर्ड वाले प्लैंक पे बात हुई तो उसको छोड़ा तो ये यहां पहुंची और सेम हाइट इन्हें अटेन करी इधर। समझ में आया? थर्ड पे, थर्ड प्लैंक में भी। तो आप देखिए हुआ क्या, जितनी हाइट से छोड़ा यहां डिस्टेंस कम चला लेकिन हाइट वही अचीव करी, यहां डिस्टेंस ज्यादा चला तो हाइट वही अचीव करी, और यहां डिस्टेंस और ज्यादा चला और हाइट वही अचीव करी। मतलब जो इस बॉल पे नेट फोर्स लग रहा है उन्होंने कहा वो कितना है? 0। इस बॉल पे नेट फोर्स जो लग रहा है वो कितना है? 0। तो उन्होंने ये कहा अगर इस प्लैंक को सीधा कर दिया जाए, इस प्लैंक को अगर सीधा कर दिया जाए, अभी थोड़ा एनर्जी आपने पढ़ा नहीं तो एनर्जी से समझा भी जाता, मतलब जितनी उसकी एनर्जी इनिशियली थी, है ना, ग्रेविटेशन एनर्जी, अभी नेक्स्ट चैप्टर में आएगा, उतनी एनर्जी उसकी अभी भी है, मतलब एनर्जी में कोई लॉस नहीं हुआ बेसिकली।
तो एनर्जी में कोई लॉस नहीं हुआ, मतलब उसको जो रजिस्टिंग फोर्स वो लग रहा था वो कितना था, 0। यहां ज्यादा चल गई लेकिन उतनी ही हाइट अचीव कर ली, यहां कम चली लेकिन हाइट उतनी ही अचीव करी जब इस सरफेस को बहुत ज्यादा स्मूथ कर दिया जाए, क्योंकि जब स्मूथ कर दिया जाओगे तो फ्रिक्शन ऑलमोस्ट नेग्लिजिबली, मैं कह सकता हूं, 0 हो जाएगा। तो बोला प्लेइंग को सीधा कर दो और बहुत स्मूथ बना दो। क्या बना दो, बहुत स्मूथ बना दो, तो ये बॉल कभी रुकेगी नहीं और चलती चली जाएगी। ये कंक्लूजन इन्होंने दिया कि जब नेट फोर्स कितना है, 0 है, और अगर जिस कांस्टेंट वेलोसिटी से कोई चीज चल रही है तो हमेशा वो उस कांस्टेंट वेलोसिटी से चलती रहेगी। ये गैलीलियो साहब ने बोला था। तो गैलीलियो का जो लॉ था, स्टेटमेंट था, गैलीलियो का जो लॉ था, जो स्टेटमेंट था, उन्होंने ये कहा था, इफ द बॉडी इज इन मोशन will remain in motion, if the body is in motion will remain in motion unless and until some external force is applied to change the state of an body। बट इन्होंने सिर्फ किसकी बात करी थी, रेस्ट की। इनके इस लॉ पे, इनके इस लॉ पे जो इन्होंने लॉ दिया, if the body is in motion will always remain in motion unless and until some external force is applied on the body to make it to come to rest। जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं होगा, कोई बॉडी अगर किसी मोशन में है तो वो हमेशा उस मोशन में रहेगी, कांस्टेंट वेलोसिटी से चलती रहेगी। इन्हीं के लॉ को पढ़ा और न्यूटन साहब ने अपना पहला लॉ दे दिया जो जस्ट हम पढ़ चुके हैं। क्या, इफ द बॉडी इज, अगर गैलीलियो का लॉ पूछा जाए तो वो ये रहा, गैलीलियो स्टेट्स दैट इफ द बॉडी इज इन मोशन मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी in a straight path it always move with a constant velocity until and unless some external force is applied to change its state। समझ आया। बट इनने तो सिर्फ मोशन की बात करी थी, उन्होंने रेस्ट भी जोड़ दिया, किसने, न्यूटन साहब ने, और न्यूटन का फर्स्ट लॉ बन गया। क्लियर है। मैं चाहूं तो फटाफट से लॉ समझा देता, सोच रहा हूं डिटेल में सब बातें समझ आए। तो न्यूटन साहब का फर्स्ट लॉ आपको समझ में आ गया होगा, इफ द बॉडी इज इन रेस्ट विल रिमेन इन रेस्ट, इफ द बॉडी इज इन मोशन विल रिमेन इन मोशन until and unless some external force is applied on the body। डन है। इसी को हमें बोला जाता है फर्स्ट लॉ इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया। फर्स्ट लॉ, ये जो न्यूटन साहब का हमने अभी पढ़ा, इसी को हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया। तो बेटा जी इनर्शिया है क्या, अब हम ये पढ़ने वाले हैं, क्लियरिटी है। और बेटा जो फोर्स की बात हो रही है ना, ये नेट फोर्स की बात हो रही है। नेट फोर्स का मतलब क्या है, आओ ये समझते हैं। ये कब पॉसिबल है, जब बॉडी पे नेट फोर्स कितना हो, 0। अच्छे से समझना, जो भी बात हुई है ना नेट फोर्स की हुई है, नेट फोर्स बॉडी पे कितना होना चाहिए, 0, है ना। मान लो मैंने यहां से कोई फोर्स लगाया F1, कितना लगाया, F1, तो इस तरफ से भी फोर्स कितना लगा, F1। F नेट कितना हो, फोर्स एक बच्चा वेक्टर क्वांटिटी होती है। मोशन वाले चैप्टर में हमने स्केलर और वेक्टर समझा था। स्केलर जो सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं होता। वेक्टर वो होती है जिसको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों से लेना देना होता है। वेक्टर क्वांटिटी पॉजिटिव भी होती है, नेगेटिव भी होती है। 11th क्लास में आओगे तो बहुत अच्छे से समझोगे, है ना। अभी मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ पढ़ने के लिए। तो मैंने कहा ये डायरेक्शन मैंने पॉजिटिव लिया तो ये वाला डायरेक्शन ऑटोमेटिक क्या हो गया, नेगेटिव। एफ नेट इसका जोड़ते हैं, इस पे कितने फोर्स लग रहे हैं, 2। पहला F1 प्लस माइनस F1, तो F1 माइनस F1 कितना हो गया, 0। समझ में, उसमें नेट फोर्स कितना है, 0। तो नेट फोर्स 0 है और इनिशियली ये किस पे थी, रेस्ट पे, तो कैसी रहेगी, रेस्ट पे। समझ में आया। इफ द नेट फोर्स ऑन अ बॉडी इज 0 इट विल रिमेन इन इट्स ओरिजिनल स्टेट। अगर इसकी ओरिजिनल स्टेट क्या थी, रेस्ट, और इस पे नेट फोर्स कितना है, 0, तो ये कैसी रहेगी बच्चा, रेस्ट पे। समझ में आया। अच्छा मोशन में भी समझा देता हूं, आइए। आपके पास कार है, सर कहाँ, साइकिल है मेरे पास, साइकिल है, ठीक है। वो समझ लो ये साइकिल है एम मास की, और जो आप चला रहे हो, और जब आप इस साइकिल को चला रहे हो तो साइकिल की वेलोसिटी है सपोज 5 मीटर पर सेकेंड। बहुत ज्यादा है, हाँ चलो ठीक है, 5 मीटर पर सेकेंड। आप तो पैडल मार रहे हो, लेकिन वेलोसिटी तो 5 ही बनी हुई है, और पैडल मार के आप लगा क्या रहे हो, फोर्स। ध्यान से सुनना, जितना फोर्स आप साइकिल पे लगा रहे हो और वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट।
तो बॉडी का मोशन कितना है, 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी है इस तरफ। तो आपने इस तरफ फोर्स कितना लगाया, एफ। ये फोर्स किसको ओवरकम कर रहा है, फ्रिक्शन को, ये फ्रिक्शन को। मान लीजिए आप किसी चीज को पुश कर रहे हो, मूव कर रहे हो, और जब वो मूव हो रही है तो उसकी वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है 5 मीटर पर सेकंड। तो आप देख के तो कहोगे सर मैं फोर्स लगा रहा हूं, मोशन में है। तो आप इस फोर्स, किस फोर्स को बैलेंस कर रहे हो, फ्रिक्शन को। समझ में आया? तो यहां से ही फ्रिक्शन कितना लग रहा होगा, एफ। एफ नेट कितना हो गया, नेट फोर्स होता है टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी। नेट फोर्स क्या होता है बच्चा, टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी। और ये वेक्टर की तरह जोड़ता है साइन के साथ, तो इस तरफ का प्लस, उस तरफ का माइनस, तो नेट कितना हो गया, जीरो। तो जब तक ये नेट फोर्स जीरो है, आप इसको तेज पैडल मारने लगे तो वेलोसिटी बढ़ गई, आपने फ्रिक्शन से ज्यादा फोर्स लगा दिया। आपने पैडल मारना छोड़ दिया, फोर्स लगाना छोड़ दिया, तो ये वाला फोर्स हट गया, लेकिन फ्रिक्शन तो लगता रहेगा, और लगते 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 इसकी वेलोसिटी को कम करके रेस्ट पे ला देगा। तो अगर नेट फोर्स जीरो है, नेट फोर्स जीरो है, तो कांस्टेंट वेलोसिटी से हमेशा चलती रहेगी। कहानी नेट फोर्स की है, किसकी, नेट फोर्स की, है ना। तो बस थ्योरेटिकल बातें बच्चा पता होनी चाहिए। क्वेश्चन सॉल्व करने के पीछे भागोगे, क्वेश्चन तो सॉल्व कर लोगे, लेकिन कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आ जाएंगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। अभी मैं आपको दूंगा क्वेश्चंस, ठीक। चलो यहीं से दो क्वेश्चंस कर लेते हैं, आइए। पहला क्वेश्चन, ऑप्शंस होंगे इसके बाद। मैंने बोला एक बॉडी है, रेस्ट पे है। कैसी है, रेस्ट पे। व्हाट इज द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी। तीन चार ऑप्शन होंगे, तो कितना है आंसर, जीरो। उन्हें यहां लगा भी दिया, मैं बोला 5 न्यूटन का फोर्स लगा है, फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है। क्वेश्चन समझ लो, कोई बड़ी बात नहीं, अभी आया नहीं है फोर्स, फिर भी बस हम इस बॉडी पे फोर्स कितना लगाया, 5 न्यूटन का। उन्होंने बोला बॉडी रेस्ट पे जिसका मास m है, तो बताइए नेट फोर्स बॉडी पे कितना है, जब बॉडी चल ही नहीं रही है। तो अगर 5 न्यूटन है तो यहाँ फ्रिक्शन भी 5 न्यूटन का लग रहा होगा। थोड़ी सी बात है समझने वाली। तो नेट फोर्स अभी भी कितना है, जीरो। समझ आया। सिमिलरली और क्वेश्चंस देते हैं। ये एक बॉडी है, कितने मास की, m। इस बॉडी पे कोई फोर्स लग रहा है, f। बॉडी एक कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है 5 मीटर पर सेकंड से। ध्यान से सुनना सवाल, पहला वाला फोर्स लगा भी दिया, तो नेट पूछा है, बोला इस बॉडी पे 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और बॉडी रेस्ट पे है। ऑप्शन होंगे कि बॉडी का पे नेट फोर्स कितना है, 5, 10, 0, 2। तो आंसर इज व्हाट, जीरो। जब वो चल ही नहीं रही और रेस्ट पे है, तो नेट कितना, हाँ ये लगा जरूर रहा है 5 यहाँ पे, उसको रोका किसने होगा, फ्रिक्शन ने, नहीं बढ़ने दिया आगे। चलिए सिमिलरली इस बॉडी पे फोर्स तो लग रहा है कितने का, 5 का, लेकिन बॉडी की वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट, कितनी, 5। तो इसमें नेट फोर्स कितना है, नेट जीरो। द बॉडी इज इन मोशन विल रिमेन इन मोशन अंटिल सम एक्सटर्नल नेट फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी। मतलब इस पे फ्रिक्शन भी इस तरफ कितना होगा, पॉजिटिव में 5। मतलब एफ, ये भी कितना होगा, एफ। एफ माइनस एफ इज व्हाट, जीरो। ये इसको बैलेंस कर रहा है, इतनी वेलोसिटी से ये चलता रहेगा। आई होप समझ आया होगा, अच्छे क्वेश्चन है। आप थोड़ा सा ओलंपियाड वगैरह के एग्जाम दोगे तो उसमें सारी बातें आएंगी। मैं वीडियो की लेंथ देख लूं, ठीक है, अच्छा बढ़िया। वरना अगर 25-26 मिनट में, सॉरी 28 मिनट में अगर इतनी बातें समझी, बढ़िया है ना, डिटेल में आनी चाहिए बात। इनर्शिया, तो यहीं से इनर्शियल निकल के आया, फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोला गया। अब देख बच्चा, अगर बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहना चाहती है, और अगर बॉडी मोशन में है तो वो हमेशा मोशन में रहना चाहती है। थोड़ा सा एग्जांपल देता हूं इनर्शिया समझाने के लिए। मैं कहता हूं एक बॉडी है जिसका मास कितना है, m, रेस्ट पे है। कैसी है, रेस्ट पे। एक बॉडी है, मास कितना है, m, जो कि मोशन में, ले लेते हैं 5 मीटर पर सेकेंड। अब आपको अगर इसको रेस्ट से मोशन में लाना है, रेस्ट से मोशन में लाना है, तो आप इसमें क्या लगाना चालू करोगे, फोर्स। कुछ मान के चलो आपने इस पे फोर्स लगाया, 1 न्यूटन, नहीं बढ़ी, 2 न्यूटन नहीं बढ़ी, 3 न्यूटन नहीं बढ़ी, 4 न्यूटन बढ़ गई। मतलब 3 न्यूटन तक तो ये रेजिस्ट करती रही। जब आपने 1 न्यूटन लगाया तो भी रेस्ट पे थी, 2 न्यूटन लगाया तो भी रेस्ट पे थी, नहीं चल रही। 3 न्यूटन लगाया, नहीं चल रही, चल थोड़ा और बढ़ाया, चलने लगी। मतलब कुछ देर तक तो उसने रजिस्ट किया ना, कुछ देर तक इसने क्या किया, रजिस्ट।
मतलब ये कहां रहना चाहती है, रेस्ट में रहना चाहती है। इफ अ बॉडी वांट्स टू बी इन अ रेस्ट and it is resisting to the change of its state, that is known as inertia. समझ में आया? यस और नो? बॉडी रेस्ट में है, वो कैसे रहना चाहती है? हमेशा रेस्ट में, वो मोशन में आना ही नहीं चाहती। वो तो हम है लगे हैं उसको मोशन में लाने के लिए, बट इट इज रजिस्टिंग। हमने फोर्स लगाया, नहीं चली, रजिस्ट किया, और फोर्स लगाया, रजिस्ट किया, नहीं चली। बॉडी बेसिकली रजिस्टिंग, बट भाई हम तो है ना, हम नहीं मानेंगे, हम लगाते जाएंगे फोर्स, तो कैसे नहीं चलेगी, मैं चला के रहूंगा। तो चलने लगती है एक टाइम के बाद। अपना रजिस्ट करने की भी एक क्षमता होती है ना, इसी को इनर्शिया कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? इनर्शिया। समझ में? सिमिलरली ये बॉडी है, बहुत तेज आ रही है 5 मीटर पर सेकेंड से, तो जब तक कोई इस पे फोर्स लगाएंगे नहीं तो ये रुकेगी नहीं। और मान लीजिए चींटी आई, इसको रोकने की कोशिश करी, भाई तो मर जाएगी चींटी, चढ़ जाएगी बॉडी इसके ऊपर, है ना। ट्रक आ रहा है, तुम रोक रहे हो, नहीं रोकेगी। वहीं से एक साइकिल आ रही है, तुम चाहो तो रोक दोगे साइकिल को, है ना। समझ में आ रहा है? यस और नो? तो अगर ये बॉडी मोशन में है तो ये मोशन में रहना चाहेगी, रजिस्ट करेगी रेस्ट में आने के लिए। क्या करेगी? रजिस्ट, रजिस्ट टू कम टू रेस्ट, रजिस्ट टू कम टू मोशन। और अभी एक और आएगा डायरेक्शन का, समझाता हूं। तो व्हाट इज इनर्शिया? इनर्शिया इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी by virtue of which it resists to change in its state. अभी इसकी स्टेट क्या है? रेस्ट। इसकी स्टेट क्या है? रेस्ट। तो ये कहां रहना चाहेगी? रेस्ट में। रजिस्ट करेगी कहां? मोशन में आने के लिए। क्या बात समझ में? तो इनर्शिया इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी which offers the resistance to change in its state. Inertia is the property of a body which resists to offer any change in its state, does not allow to get the change in a state. स्टेट चेंज नहीं करना चाहती। कौन करवाता है? रेजिस्टेंस कौन है? इनर्शिया। बॉडी वांट्स टू बी इन ए रेस्ट एंड इट रेजिस्ट टू चेंज द स्टेट्स फ्रॉम रेस्ट टू मोशन और मोशन टू रेस्ट और इन डायरेक्शन, वो भी आ रहा है। दिस प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी इज नोन एज व्हाट? इनर्शिया। लिख लो, मैंने समझा दिया। Body wants to be in its initial state. Body wants to be in initial state, and the resistance offered by the body does not allow the change in its what? State. The resistance offered by the body, the resistance offered by the body does not allow the change in its state. The state may be rest, motion or direction. It is known as inertia. समझ गए? मैं लिख नहीं रहा हूं बोर्ड पे। I hope it is understood to you. बॉडी रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती है उसके स्टेट के चेंज में। हम उसके स्टेट का चेंज कराना चाहते हैं, रेस्ट से मोशन में लाना चाहते हैं, तो बॉडी उसका रजिस्ट करती है। बॉडी उसको रजिस्ट करती है। जैसे कि आप सो रहे हैं, सुबह सुबह आपकी मम्मी आपको स्कूल के लिए उठाना चाहती हैं, लेकिन आपका जो आलसीपन है आपको उठने नहीं देता है। तो जो आपका आलसीपन है वो आपको रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है स्कूल ना जाने के लिए, लेकिन मम्मी टपा टपा दे के उठाती हैं और आप सुबह से स्कूल जाते हैं। तो मम्मी फोर्स है और जो आपकी आलस है वो आपका इनर्शिया है, जो कहता है कि सोते रहो। अरे समझ में आया? अरे यस और नो? सिमिलरली जब आप ग्राउंड पे खेल रहे हो, फिर आपको घर आना हो वापस, तो वो जो खेल है आपको रेजिस्टेंस ऑफर करता है कि घर नहीं जाना है, खेलते रहना है, घर नहीं जाना है, खेलते रहना है। तो जो खेलने का लालच है वो आपका इनर्शिया है, घर ना जाने का। मेरी बात समझ में आई? सिमिलरली एक इनर्शिया एक प्रॉपर्टी है किसकी? बॉडी की। सिमिलरली इनर्शिया एक प्रॉपर्टी है किसकी? बॉडी की, जो उसको रजिस्ट करती है उसका स्टेट चेंज करने के लिए। ये किस पे डिपेंड करती है आगे बात करेंगे, ठीक है। आइए, दिस इज बेसिकली ऑफ 3 टाइप्स। नंबर 1, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, एग्जांपल देंगे। नंबर 2, इनर्शिया ऑफ मोशन। नंबर 3, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। फटाफट से बातें करेंगे, इनको समझेंगे और आगे बढ़ जाएंगे, ठीक। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन।
फटाफट से बात करते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट। तो बॉडी अगर रेस्ट में है तो कहाँ रहना चाहेगी? रेस्ट में। बॉडी अगर कहाँ है? रेस्ट में, तो कहाँ रहना चाहेगी? रेस्ट में। आइए इसके एक दो उदाहरण के साथ मैं आपको समझाता हूँ। आइए, मतलब मैं कहता हूँ ये कोई बॉडी है, सो व्हाट इज इनर्शिया, डेफिनेशन कैसे लगेगा? इनर्शिया ऑफ स्ट्रेट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, व्हाट ऑफर द रेजिस्टेंस डज नॉट अलाउ द चेंज ऑफ बॉडी फ्रॉम रेस्ट टू मोशन, फ्रॉम रेस्ट टू मोशन। तो बॉडी मोशन में लाना चाहते हैं, हमने लगाया फोर्स, और बॉडी कैसी है? रेस्ट में, तो बॉडी रहना चाहेगी रेस्ट में। इट ऑफर्स द रेजिस्टेंस टू डज नॉट अलाउ टू गो फ्रॉम रेस्ट टू मोशन, दिस इज नोन एज इनर्शिया ऑफ रेस्ट। एग्जांपल, डस्टिंग करते हैं अपन। डस्टिंग कैसे करते हो? सपोज ये रहा मेरा डस्टर, इसकी डस्टिंग करनी है, आओ करते हैं। वाओ, यहाँ पर एक ये भी रखा हुआ है, ये देखो। अब इसको करेंगे। आपने देखा डस्टिंग में अपन क्या करते हैं? किसी चीज को झाड़ते हैं, इस तरीके से मारते हैं, तो क्या होता है? ये तो कहाँ चला गया? पीछे। लेकिन इसमें जो डस्ट पार्टिकल है वो कहाँ रहना चाहते हैं? रेस्ट में, तो वो वहीं रह जाते हैं और गिर जाते हैं। मेरी बात समझ में आई? अरे यस और नो? समझ आया? देख, इसमें क्या है? डस्ट पार्टिकल्स, इसको अपन ने मारा, हिट किया, तो ये कहाँ चली जाती है? पीछे, हिटिंग के कारण। लेकिन इसमें जो पार्टिकल लगा हुआ है डस्ट का, वो कहाँ रहना चाहता है? रेस्ट में, तो वो वहीं रह जाता है और ये पीछे चली जाती है। समझ में आया? आप कहीं से जा रहे हो और आपने बढ़िया पेड़ देखा, और भाई साहब बेहतरीन आम लगे हुए हैं, आपने जाके पेड़ को हिला दिया। और जब पेड़ को हिलाते हो तो उसमें जो आम लटके हुए हैं वो क्या रहना चाहते हैं? रेस्ट में। तो आपने पेड़ को हिलाया, पेड़ हिला, वो रेस्ट में रहना चाहता है, फोर्स की वजह से टूट जाता है। समझ आया? और सुनो, मान के चलो आप बड़ी कभी ट्रेन में गए हो? हाँ सर गए हैं। कैसी बातें करते हो? ट्रेन में बैठे हो, एकदम जब ट्रेन स्टार्ट होती झटका लगता है, आपको आपको कहाँ लगता है? पीछे की तरफ। क्यों? आप कहाँ रहना चाहते हो? जहां आप थे, रेस्ट में, लेकिन ट्रेन आपको आगे ले जाती है। यस और नो? ऐसा एक कॉइन लो, एक टेबल के ऊपर एक कपड़ा रखो, उसके ऊपर एक कॉइन रखो, और कपड़े को जोर से खींच दो, सिक्का वहीं रह जाता है। या फिर ग्लास के साथ करके देखो, ग्लास लो, देखा होगा आपने किसी मैजिक शोज में, उसके ऊपर एक सिक्का रखो, कॉइन, और दो दूर से वो कार्ड खींच दो। सिक्का कार्ड के साथ नहीं आएगा, कहाँ खींच जाएगा? कार्ड आया मोशन में, सिक्का रहना चाहता है रेस्ट में, तो एकदम से हम उसका मोशन चेंज कराना चाहते, वो रेस्ट में रहना चाहे, वहीं गिर गया। समझ में एग्जांपल? तो ये था अपना इनर्शिया ऑफ रेस्ट। डेफिनेशन आप लिख लोगे, the resistance offered by the body to does not allow the change from rest to motion, it is known as what? Inertia of rest। बात करते हैं inertia of motion, फटाफट से सुन लीजिए। inertia of motion, सुनिए। तो जो भी चीज मोशन में है, जो भी चीज मोशन में है, किसी u वेलोसिटी से चल रही है, वो हमेशा क्या रहना चाहेगी? मोशन में। अब आप कहोगे भाई साहब रेस्ट में आ जाओ, आप कहोगे क्या कहोगे? रेस्ट में आ जाओ। तो रेस्ट में लाने के लिए आप क्या लगाओगे? फोर्स। क्या लगाओगे? फोर्स। तो बॉडी रजिस्ट करेगी। बॉडी क्या करेगी? रजिस्ट। वो कहेगी नहीं, मुझे यू वेलोसिटी से चलना है, मत रोको मुझे। समझ में आ गया? तो द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द बॉडी डज नॉट अलाउ चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन टू रेस्ट इज नोन एज व्हाट? इनर्शिया ऑफ मोशन। समझाता हूं। बस में गए हो कभी? हाँ सर गए, स्कूल बस में जाते रहते हैं। बीच में खड़े हो जाइए बिना कुछ पकड़े, बस चलेगी, ब्रेक लगेंगे, आप सीधे ड्राइवर के पास पहुंचोगे। और बस में अगर कांच ना हुआ, भगवान की कृपा से कांच है बस में, कांच नहीं हुआ तो सीधे बाहर पहुंचोगे, बिकॉज आप जिस बस में हैं आपके पास उस बस की वेलोसिटी है। ध्यान से सुनिएगा, समझ लीजिए, ओपन बस है आपकी और यहाँ पर आप खड़े हुए हैं, तो बस जा रही है यू वेलोसिटी से, तो आपकी वेलोसिटी भी इस तरफ कितनी है? यू। बस वाले भाई साहब ने लगा दिए ब्रेक, आपके पास तो ये यू वेलोसिटी, आप चलना चाहोगे यू वेलोसिटी से, रुकी तो बस है, आप थोड़ी। तो बस के लगे ब्रेक, बस रुक गई, और आप यू वेलोसिटी से आगे भागते जाओगे और पहुंचोगे किसके पास? ड्राइवर के पास। क्यों? क्योंकि आप रहना चाहते हो मोशन में जो वेलोसिटी आपके पास थी। सिमिलरली कार में बैठे आगे ड्राइविंग कर रहे हैं, ब्रेक लगा दिए एकदम से, तो सारे लोग आगे आ जाते हैं, इसलिए सीट बेल्ट लगाया जाता है कि आगे ना टकरा जाओ, है ना, डैशबोर्ड वगैरह होता है ना, उसमें ना टकरा जाओ। तो किस में रहना चाहते हो आप? मोशन में। मेरी बातें क्लियर है? अरे यस और नो? इसलिए कहते हैं चलती गाड़ी में उसी साइड फेस करके दौड़ के उतरो। उतरना कभी नहीं, सलाह नहीं दे रहा हूं। कम स्पीड हो तो चल भी जाता है, ज्यादा हो तो हमारे पैर उतनी स्पीड नहीं ला पाते। मान लो एक बस है 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है,
और आपको उस बस से उतरना है, आपको उस बस से उतरना है, तो आपको जिस डायरेक्शन में बस चल रही है उसी डायरेक्शन में आपको अपना फेस करना है। और उतरते समय आपकी वेलोसिटी, आपकी पैरों की रफ्तार 5 मीटर पर सेकंड हो जानी चाहिए। क्योंकि क्या होगा, जैसे ही आप अपना पैर जमीन पर रखोगे तो जमीन आपको रोकना चाहेगी और आपकी बॉडी आगे जाना चाहेगी, तो आप गिर जाते हो। पैर आएंगे रेस्ट पे क्योंकि जमीन है रेस्ट पे, आप तो थे मोशन में, पूरी बॉडी आगे की तरफ गिरेगी। लेकिन आप पैर को भी अगर 5 मीटर पर सेकंड पे ला दोगे तो पूरी बॉडी बैलेंस होकर आगे की तरफ चली जाएगी, आप गिरोगे नहीं। समझ में आया? सो बेसिकली दिस इज व्हाट स्टेट ऑफ मोशन। ये एग्जांपल आप लिख सकते हो। डन है बात। मोशन में है तो मोशन में रहना चाहते हैं। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन ज्यादा लॉन्ग वे में एक्सप्लेन तो नहीं कर रहा हूं, एक बार सुन लो, लाइफ टाइम ही भूलोगे। भले ज्यादा 10-15 मिनट ज्यादा खर्च हो जाएंगे, कोई बात नहीं, मैं बना सकता हूं तो आप पढ़ भी सकते हो। लास्ट, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, ये क्या है भाई, आइए समझाते हैं। फिर से कार में बैठे हो, हाँ ओपन कार में बैठो, मतलब जिसमें गेट ही ना हो, मजा आ जाएगा भाई साहब। आइए, मैं कह रहा हूं ये कार है, ये इस तरफ जा रही थी, आप यहां बैठे थे, तो आप भी किस तरफ जा रहे थे? इस तरफ भाई, जिस तरफ कार उस तरफ आप। कार वाले भाई साहब ने, ड्राइवर साहब ने एकदम से टर्न मार दिया, आपको एक फील होगा बाहर की तरफ। क्या फील होगा? बाहर की तरफ। देखा, जब भी कार टर्न होती है एकदम आप गेट की साइड भागते हो, बिकॉज यू वांट टू बी इन दिस डायरेक्शन एंड कार इज टेकिंग यू टू द दिस डायरेक्शन। दिस इज ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। जिस डायरेक्शन में आप रहते हो आप उसी डायरेक्शन में रहना चाहते हो, बिकॉज आपकी वेलोसिटी उसी डायरेक्शन में है। अब आपके वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होता है इस तरह। वेलोसिटी समझाया था मैंने पहले वाले वीडियोस, मतलब पहले वाले चैप्टर में, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो अब यहाँ पर आपकी वेलोसिटी का क्या बदला? डायरेक्शन। तो आप कहाँ रहना चाहोगे? यहाँ। तो इसलिए आपको बाहर की तरफ फोर्स फील होता है, विच इज इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। I hope first law and inertia is cut and clear to you. What is first law and what is inertia and what are the types of inertia? Done hai baat. So what is inertia of direction? The body resists to allow any change in its direction of motion. It is known as inertia of direction. इतनी बातें क्लियर है? मजा आया? अरे बोलो भाई। ठीक, आइए अब चलते हैं सेकेंड लॉ पे, और यहां से ही बनेंगे न्यूमेरिकल्स। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को पढ़ने से पहले हम एक छोटा सा टॉपिक पढ़ेंगे जिसको बोलेंगे मोमेंटम। ध्यान से सुनिएगा। मैं सेकेंड लॉ आपको डायरेक्ट भी पढ़ा सकता हूं। सेकेंड लॉ थोड़ा सा फील आ जाता है मोमेंटम के साथ। क्या के साथ? मोमेंटम के साथ। तो पढ़ते हैं सेकेंड लॉ। हेडिंग डाल दो सेकेंड लॉ। जो भी हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे थ्योरेटिकल पार्ट है पूरा, यहां से न्यूमेरिकल्स चालू होंगे आपके 9th क्लास में बेसिकली, है ना। तो हेडिंग डाल मोमेंटम, MOMENTUM। पढ़ना सेकेंड लॉ ही है पहले, लेकिन एक क्वांटिटी पढ़ रहा हूं मैं मोमेंटम। जब पानी पी लो थोड़ा सा ना, बोलते बोलते थक गए, तो एक छोटी सी क्वांटिटी पढ़ लूं मैं मोमेंटम। मोमेंटम पढ़ने के बाद हम सेकेंड लॉ को बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए। वीडियो की लेंथ भी चेक कर लूं कितनी हो गई। अरे बहुत बढ़िया, हो जाएगा। 1.5 घंटे में पार्ट 1 और 1-1.5 घंटे में पार्ट 2 खत्म। 2-3 घंटे में चैप्टर हो गया। आंख बंद करके पेपर दे आना। सर आंख बंद करके कैसे लिखेंगे? अरे मतलब कॉन्फिडेंस है। आइए, मोमेंटम। बच्चों मेरी बात सुनना ध्यान से। मैंने कहा 2 मास है, एक m1, ध्यान से सुनना, जिसकी वेलोसिटी है u। एक दूसरा मास है जो मास कितना है m2। एक मिनट, इनर्शिया समझ गए थे? इनर्शिया काय पे डिपेंड करती है? मास पे, ये याद रखना। इनर्शिया अगर मैं बोलूं आई है तो इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा। साइकिल को धक्का दो, ट्रक को धक्का देने में अंतर है। साइकिल को धक्का दोगे, थोड़ा सा ज्यादा पुश करोगे, साइकिल चलने लगेगी। वहीं अगर आप ट्रक को धक्का दोगे तो आप ट्रक को धक्का देके चला नहीं पाओगे, रेस्ट से मोशन में नहीं ला पाओगे। तो इनर्शिया किसका ज्यादा हुआ?
इनर्शिया ट्रक का ज्यादा हुआ, तो ट्रक का क्या ज्यादा है साइकिल से? मास। तो इनर्शिया बेसिकली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। ये पॉइंटर रह गया था, नोट कर लेना। दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन द इनर्शिया एंड मास। मोर इज द मास, मोर इज द रेजिस्टेंस एंड मोर इज द इनर्शिया। इनर्शिया बेसिकली जस्ट अ रेजिस्टेंस। साइकिल वहां से आ रही है, साइकिल को रोकना है। आप कहोगे मैं रोक दूंगा, मैं कहूंगा ट्रक वहां से आ रहा है, आपको रोकना है। आप कहोगे सर हाथ जोड़े आपके, मरवाओगे क्या? क्यों? वेलोसिटी दोनों की सेम थी, तो इनर्शिया किसका ज्यादा था? ट्रक का, क्योंकि ट्रक का मास, दोनों की वेलोसिटी सेम थी। मैंने कहा किसकी कांस्टेंट चीजें कौन सी है? मास। तो जितना ज्यादा मास उतना ज्यादा इनर्शिया। तो बेसिकली इनर्शिया किस पे डिपेंड करता है? मास पे, और कोई फैक्टर पे डिपेंड नहीं करता। क्वेश्चन आ सकता है आपका, on what factor the inertia depends? Inertia depends on the mass of a body. जितना ज्यादा मास उतना ज्यादा इनर्शिया। डन है। आइए अब मोमेंटम पे चलते हैं। मैं कह रहा हूं कोई बॉडी है जिसका मास m1 है, कोई बॉडी है जिसका मास m2 है ना? दोनों u वेलोसिटी से चल रही हैं, दोनों u वेलोसिटी से चल रही है। वेलोसिटी दोनों की कितनी है? सेम। थोड़ी थोड़ी देर बाद इसकी भी कितनी है? 2 मीटर पर सेकेंड, इसकी भी कितनी है? 2 मीटर पर सेकेंड। लेकिन भाई साहब वही बात, ये ट्रक है और ये साइकिल है, ये ट्रक है और वो साइकिल है, दोनों की वेलोसिटी सेम है। m1 कौन है? ट्रक। और m2 कौन है? साइकिल। मैंने आपको काम दिया पूरी क्लास को, चाहो बच्चों वहां से एक साइकिल आ रही है, ठीक, बंदा मेरे पैसे चोरी करके ले गया था, और यहां से ट्रक आ रहा है, इसने मुझे कल कट मार दिया था, दोनों को रोको। तो आप कहोगे सर एक काम करो, साइकिल वाले को रोक लेते हैं, पैसे ले लेंगे। ट्रक वाले को रहने दो, रोकेगा नहीं, ऊपर और चढ़ा देगा। आपने खुद देखा दोनों की वेलोसिटी क्या है? सेम है। दोनों की वेलोसिटी क्या है? सेम है। लेकिन मैंने जब आपको रोकने के लिए बोला, आपने खुद जजमेंट कर दिया कि सर साइकिल का रोक लेंगे, ट्रक को नहीं रोक पाएंगे। वो ट्रक का मोशन ज्यादा है, ट्रक का इनर्शिया ज्यादा है। ट्रक का क्या ज्यादा है? इनर्शिया। इसको रोकना मुश्किल है, ये आपको आपकी बस की बात नहीं, कोई और रोक सकता है, वो अलग बात है। यस और नो? तो किसका क्वांटिटी ऑफ मोशन किसका ज्यादा है? इसका। बेसिकली मैं छोटी सी अगर टर्मिनोलॉजी यूज करूं यहां, क्वांटिटी ऑफ मोशन किसका ज्यादा है? इनर्शिया सिर्फ और सिर्फ मास पे डिपेंड करता है, वेलोसिटी पे नहीं। क्योंकि बॉडी है जो उसका मास कांस्टेंट हो जाता है, वेलोसिटी तो कुछ भी दे सकते हो उसको, है ना? तो क्वांटिटी ऑफ मोशन किसका ज्यादा है? ट्रक का बेसिकली। क्यों? क्योंकि ट्रक का मास क्या है? ज्यादा, एज कंपेयर टू साइकिल। छोटा सा दूसरा एग्जांपल लेते हैं, आइए ध्यान सुनना। एक बॉल है जिसका मास है m, एक बुलेट है, क्या है? बुलेट। बुलेट समझते हो? बंदूक की गोली, क्लियरिटी है? ये एक बॉल है ना? मैं कह रहा हूं फुटबॉल ही हटाओ, फुटबॉल को आपने हिट किया और बंदूक से चलाई गोली। ध्यान से सुनना, इंटरेस्टिंग है। फुटबॉल का मास बहुत ज्यादा है बंदूक के मास से, बंदूक के बुलेट गोली के मास से, है ना? तो यहां तर आ रही है u वेलोसिटी से, कौन? u2 गन। और यहां कौन आ रहा है? बोलो। एक फुटबॉल आ रही है, क्या आ रही है? फुटबॉल, किसी वेलोसिटी u1 से। मेरी बात सुनना ध्यान से, आप किसको रोकना पसंद करोगे? मैं कहूँ दोनों में से किसी चीज को रोको, आप कहोगे सर फुटबॉल पकड़ लेंगे, गोली तो आर पार हो जाएगी, रोक ही नहीं पाएंगे। अरे यस और नो? अब यहाँ तो पूरी कहानी पलट गई। अभी तो यहाँ साइकिल थी तो साइकिल रोक ली, ट्रक को नहीं रोक। समझ लो, बहुत आसान तरीके से समझा रहा हूँ, आपको कॉम्प्लिकेट लग तो नहीं रहा ना? बोल भी नहीं पाओगे अभी तो, 1 मिनट समझो बस, फिर लिखूंगा मोमेंटम तो आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ मास ज्यादा हुआ तो इसको रोकने में समस्या होगी, सेम वेलोसिटी थी। यहाँ जिसका मास कम है लेकिन उसकी वेलोसिटी ज्यादा है, यहाँ जिसका मास कम है लेकिन इनकी वेलोसिटी ज्यादा है। अरे यस और नो? समझ में आया? तो यहां तो ज्यादा वाले मास को रोकना पड़ रहा है। तो कभी मास पे दिक्कत पड़ रही, कभी वेलोसिटी पे, तो करें क्या? तो उन्होंने कहा एक काम करो, दोनों को मिला जुला के क्वांटिटी बनाते हैं, जिसको बोला गया मोमेंटम। मास को भी इंक्लूड कर लेंगे और वेलोसिटी को भी इंक्लूड कर लेंगे, तो उन्हें क्वांटिटी बना दी। क्या बना दी? मोमेंटम, which is defined as the product of mass and velocity of a body. Momentum is p, which is defined as mass and velocity of the body. Momentum basically is defined as mass into velocity of a body. तो बेटा जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा मोमेंटम होगा।
तो जितना ज्यादा वेलोसिटी होगी उतना ज्यादा मोमेंटम होगा, और जितना ज्यादा मोमेंटम होगा उससे हम डिफाइन कर देते हैं उतनी ज्यादा क्वांटिटी ऑफ मोशन होगा बॉडी का, बेसिकली उतना ज्यादा रेजिस्टेंस, उतना ज्यादा अपोजिट रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा उस बॉडी को रोकने के लिए, अगर ऐसा समझा जाए। तो मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड एज मास इनटू वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी। मोमेंटम ऑफ द बॉडी इज बेसिकली डिफाइंड एज मास इनटू वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी। मास ज्यादा है, वेलोसिटी कम है। अगर गोली को मैं बंदूक से ना चला के हाथ से फेंक दूं तो पकड़ ही लोगे, लेकिन जब बंदूक से चलाऊंगा तो वेलोसिटी बहुत बढ़ जाएगी, तो मोमेंटम बहुत बढ़ जाएगा। समझ में आया? इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी। मोमेंटम इज अ वेक्टर। नोट्स बनाते जाओ धीरे धीरे, क्वेश्चन तो आप हाथों पे करोगे, मेरी गारंटी दे रहा हूं बच्चा, अगर पूरा वीडियो ध्यान से देखोगे। मोमेंटम इज बेसिकली वेक्टर क्वांटिटी, इट्स डायरेक्शन इज इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। मास तो क्या होता है? स्केलर होता है। वेक्टर कौन है? वेलोसिटी। जब मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट हुआ, जब एक स्केलर का जब वेक्टर से प्रोडक्ट होता है तो क्वांटिटी वेक्टर ही आती है, ये याद रखना। छोटी बात है, समझ सकते हो इतना तो 9th क्लास में। जब किसी स्केलर क्वांटिटी का प्रोडक्ट किसी वेक्टर क्वांटिटी में होता है तो क्वांटिटी जो आती है वो वेक्टर ही होती है। तो वेलोसिटी क्या होती है? वेक्टर। तो मोमेंटम भी क्या होता है? वेक्टर। तो जिस तरफ क्या है वेलोसिटी, उसी तरफ क्या है? मोमेंटम। इसके ऐसा यूनिट की बात कर लेते हैं, ऐसा यूनिट ऑफ मोमेंटम, ऐसा यूनिट ऑफ मोमेंटम। मास की यूनिट केजी, स्पीड की यूनिट मीटर पर सेकंड। तो दिस इज ऐसा यूनिट ऑफ मोमेंटम, इट इज डिनोटेड बाय पी। केजी मीटर पर सेकंड, केजी मीटर per second, it is a SI unit of momentum. Momentum basically defines the quantity of motion the body have, and mathematically it is represented as mass into velocity of a body. अभी बस मोमेंटम को इतना याद रखो, मोमेंटम के क्वेश्चन अलग से करेंगे। अभी हमें सेकंड लॉ पे आना है। काय पे आना है? सेकंड लॉ पे। बिना मोमेंटम के भी लॉ बताऊंगा बाद में, लेकिन पहले ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो कोई भी बॉडी है जिसका मास m है और वो v वेलोसिटी से चल रही है, तो उसका मोमेंटम कितना है? m इंटू v। ठीक, बस। नाउ आफ्टर स्टडीइंग द मोमेंटम, लेट अस कम बैक टू द सेकंड लॉ ऑफ मोशन। आपने पढ़ रखा होगा F इक्वल टू ma। सेकंड लॉ क्या कहता है? बेसिकली सेकंड लॉ कुछ नहीं कहता है, सेकंड लॉ ये कहता है नेट फोर्स ऑन द बॉडी इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। जो भी नेट फोर्स बॉडी पे लग रहा होता है which is equals to the product of mass into acceleration of the body। सही है बात? जो भी नेट फोर्स बॉडी पे लग रहा है, मैंने कहा एक बॉडी है, इस पे कोई F नेट फोर्स लग रहा है इस तरफ, जो मास है m, तो एट नेट फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी। ये आया कहां से? अब आते हम डिफाइन कर देते हैं। सेकंड लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट, second law of motion states that the rate of change of momentum, the rate of change of momentum of a body is equals to the rate of change of momentum of a body is equals to the net force acting on the body। बच्चों फिर से ध्यान से समझना, पहले डेफिनेशन लिख लो फिर मैथमेटिकली समझाता हूं। सेकंड लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट, second law of motion states that, second law of motion states that the rate of change of momentum of a body, the rate of change of momentum of a body is equals to the net force acting on the body। Note it down, screenshot लो, लिखो। Second law of motion states that the rate of change of momentum of a body is equals to the net force acting on the body। आएगा वही निकल के, समझाता हूं। रेट ऑफ चेंज मतलब किसी भी चीज का चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। लिख लिया? पॉज करके लिख लेना। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज इक्वल्स टू द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी। मतलब वो क्या कह रहे हैं, जो भी फोर्स बॉडी पे लग रहा है विच इज इक्वल्स टू चेंज ऑफ मोमेंटम पर यूनिट टाइम। एवरेज फोर्स है बेसिकली ये लॉ है, मैथमेटिकली लॉ ये है।
द नेट फोर्स मतलब जो नेट लग रहा है उस पे इज इक्वल टू द चेंज ऑफ मोमेंटम पर यूनिट टाइम। अच्छा, तो चेंज ऑफ मोमेंटम कितना होगा? चेंज का मतलब होता है मोमेंटम फाइनल माइनस मोमेंटम इनिशियल। तो मैंने कहा कोई बॉडी थी, ध्यान से देखना, इसका मास कितना था m, इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी u। अब इस पे कुछ फोर्स ही लगाया होगा, जब इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई v, तो फाइनल मोमेंटम कितना हो गया? मास तो m ही है, मास इनटू v माइनस इनिशियल मोमेंटम कितना था? मास इनटू u। अरे समझ आया? फाइनल मोमेंटम, मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी, तो फाइनल कितनी हो गई v। कोई कार थी 10 मीटर पर सेकंड से चल रही थी, आपने क्या दबा दिया? एक्सीलेटर, तो 20 मीटर पर सेकंड से चलने लगी, तो कार का मास तो m ही है, तो m इंटू 20 फाइनल हो गया। इनिशियल कितना था? m इंटू 10। गाड़ी पे लगा फोर्स है, किसने लगाया? गाड़ी के इंजन ने। जब आपने एक्सीलेटर लगाया तो इंजन ने फोर्स लगाया गाड़ी पे, ठीक। तो चेंज इन मोमेंटम मास v माइनस u। v क्या है? फाइनल वेलोसिटी, u क्या? इनिशियल वेलोसिटी। तो फोर्स क्या कहता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, जो कि ये रहा, डेल पी की वैल्यू रखेंगे एम वी माइनस एम यू डिवाइडेड बाई टी। क्लियर है? एम वी माइनस एम यू, ये डेल्टा पी की वैल्यू डिवाइडेड बाई टी। एफ ले लो बच्चा कॉमन, एफ क्या ले लो? कॉमन। तो एम वी माइनस यू, इसके नीचे लगा दो टी, इसके नीचे लगा दो क्या? टी। याद है कुछ फर्स्ट चैप्टर? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। Change of velocity with respect to time is what? Acceleration. So from here we get F equals to ma। यही तो सेकंड लॉ है। समझ आ गया? बोलो, अरे मजा आया? क्लियरिटी हुई? सेकंड लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट the rate of change of body, the rate of change of momentum of a body is equals to the net force acting on a body। समझ आया? अब इससे में सारी चीजें जो हमने पढ़ रखी है ना, सब इससे एक्सप्लेन हो जाएंगी। फर्स्ट लॉ को भी एक्सप्लेन कर देगा, देखना भी। समझ में आया? तो चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम, चेंज इन मोमेंटम फाइनल माइनस इनिशियल, इनिशियल वेलोसिटी u थी, फाइनल v हो गई फोर्स लगाने के बाद, तो m इंटू वी माइनस एम इंटू यू, विद रिस्पेक्ट टू टाइम का चेंज निकाल दिया, m कॉमन ले लिया, है ना? याद है एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, फर्स्ट चैप्टर। तो v माइनस यू अपॉन टी, और यही फर्स्ट इक्वेशन मोशन थी, v माइनस यू इक्वल्स टू ए टी। याद है? इतना नोट कर लो पहले, फिर डेरिवेशन भी हो गया, पूरा सेकंड लॉ कंप्लीट हो गया, यहां से चालू किया यहां खत्म, ठीक। और डायग्राम वगैरह तो समझाने के लिए। आगे बढ़ू, नोट करो। मैं कह रहा हूं अगर आपने यहां तक वीडियो देख लिया हो, अब आपको ऐसा लग रहा हो कि यार नहीं बहुत ज्यादा हो चुका है, सर तो पढ़ाते जा रहे हैं, आप वीडियो को बंद कर दो, बढ़िया घूम घाम के आओ, बाद में उठाना और फिर से पढ़ना। मैं कंटिन्यूएशन में बना रहा हूं, आप थोड़ा थोड़े गैप में पढ़ लेना, कोई बुराई नहीं है, यूट्यूब है, चार से चार छोड़ा था वहीं से चालू हो जाएगा, ठीक। बंद कर दो, जाओ घूम के आओ, जाओ। नहीं सर हमें तो पढ़ना है, पढ़ाओ। तो जिसको पढ़ना है वो कंटिन्यू करते रहो, जिसको नहीं है, थोड़ा सा बोरियत अगर फील होने लगी हो, नहीं खिला रहा हो, तो थोड़ा सा घूम के आ जाओ, मजा आने लगेगा फिर से। नोट्स बनाते जाना, बस वीडियो मत देखते रहना। अच्छे से रिवाइज करो, वीडियो को देखो, नोट्स बनाओ। वीडियो चेक कर लो कितना हो गया। हाँ बस 1 घंटा होने वाला है। तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी। रेट का मतलब विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और यहां से जो हमारी कहानी निकल के आई, वो निकल के आई F इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। समझ में आया? जो भी नेट फोर्स बॉडी पे लगेगा वो मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर होगा। यही चाहिए था फॉर्मूला। समझ आया? डन। आओ अब थोड़ा सा इसको मैं समझाता हूं। देखो इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, नेट फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू फाइनल वेलोसिटी माइनस मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक। मैंने कहा बॉडी पे नेट फोर्स 0 है, लगाया ही नहीं। बॉडी पे नेट फोर्स कितना है? 0। रखो इस इक्वेशन में। जब इस इक्वेशन में रखोगे तो एम वी माइनस एम यू कितना हो जाएगा? 0। ये 0 हो गया। टी इंटू 0 इज 0,
तो मास इंटू वेलोसिटी माइनस मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी बराबर 0, तो m इंटू वी बराबर m इंटू यू, m से m कैंसिल, v इक्वल्स टू u, मतलब इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी। समझ में, मतलब वेलोसिटी में कोई चेंज हुआ ही नहीं है, मतलब जितनी वेलोसिटी से बॉडी चल रही थी, ये फर्स्ट लॉ ही तो आ गया, जितनी वेलोसिटी से बॉडी चल रही थी उतनी ही वेलोसिटी से वो चल रही है जब नेट फोर्स बॉडी पे कितना है, 0। ये तो फर्स्ट लॉ बोला था, सेकंड लॉ ने तो उसको मैथमेटिकली समझा दिया। समझ में आया? सेकंड लॉ तो बेसिकली क्वांटिटी देता है कितना चेंज आएगा, ये तो वही बात होगी ना, जब नेट फोर्स बॉडी पे कितना है, 0, तो जितनी वेलोसिटी से बॉडी चल रही है उतनी ही वेलोसिटी से चलती रहेगी, उसकी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। यही तो फर्स्ट लॉ ने कहा था, बॉडी वांट्स टू बी इन मोशन विल रिमेन इन मोशन until and unless some external force is applied on the body। तो एक्सटर्नल फोर्स नेट कितना है इस पे, 0, तो सब इसको 0 रखो, तो m बराबर, ये सब बराबर हुआ, v बराबर u आ गया, मतलब फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी क्या है, सेम है, मतलब कोई चेंज हुआ ही नहीं। टी टाइम 5 मिनट के बाद देखा तो पहले भी 10 थी और अभी भी 10 है, क्योंकि नेट कितना है, 0। लेकिन अगर ये नेट 0 नहीं है तो वेलोसिटी बदल जाती। फील हुआ आपको, समझ आया? यस और नो, यस और नो बोलो। और मैं कह रहा हूं इनिशियल वेलोसिटी रेस्ट पे 0 है, इनिशियल वेलोसिटी रेस्ट कितने पे, 0 पे, और फाइनल भी कितना है, 0 पे, तो एफ नेट कितना हो गया, 0। समझ आया? मैं कह रहा हूं इनिशियली बॉडी कैसी है, रेस्ट पे है, और आफ्टर टी टाइम भी क्या है, रेस्ट पे है, हिली ही नहीं वहां से, तो 0 इंटू 0 यहाँ पे, तो ये क्या हो गई, 0, तो पूरी टर्म क्या हो गई, 0, तो एफ नेट भी कितना आ गया, 0, मतलब कोई फोर्स लगा ही नहीं है, नेट रेस्ट पे थी तो कहाँ रह गई, रेस्ट पे। मजा आया? अरे समझ आया? यस और नो? तो यही इसने एक्सप्लेन कर दिया फर्स्ट लॉ ने को। अब अपन को तो याद रखना है, नेट फोर्स ऑन द बॉडी इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी। इतना अगर आपको याद है तो आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। अब सेकंड लॉ से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, फटाफट से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है। अगर आपको लग रहा है कि अभी तक हमारी थ्योरी ठीक हो गई है सेकंड लॉ तक, कुछ टाइम का रेस्ट ले लो, थोड़ी देर के बाद वीडियो को वॉच कर लेना, है ना, यहीं से कंटिन्यू करेंगे। आइए, तो हमें पता चल चुका है नेट फोर्स ऑन अ बॉडी इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी। मोमेंटम के भी क्वेश्चन करेंगे, और मोमेंटम को भी याद रखना, द मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी। अरे भाई साहब, फोर्स की, अब यहां से फोर्स तो आ ही चुका है, मास इनटू एक्सेलरेशन, तो इसकी यूनिट की बात कर लें, तो मास की यूनिट केजी, एक्सेलरेशन की यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर। समझ में आया? तो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर को ही हमने न्यूटन साहब के नाम पे इस यूनिट को बोला गया कलेक्टिवली क्या, न्यूटन, और इसको डिनोट किया गया कैपिटल एन से। सो 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू 1 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नोट करें, एस आई यूनिट है, सीजीएस यूनिट भी बताऊंगा, टेंशन मत लो। ये कौन सी यूनिट है, एस आई। 9th क्लास में बेसिकली स्कूल्स वगैरह में सीजीएस यूनिट काम नहीं आती है, लेकिन मैं बता दूंगा आपको। तो 1 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 न्यूटन। डन है बात, नोट करें। तो भाई साहब, फोर्स की ऐसा यूनिट न्यूटन, फोर्स की ऐसा यूनिट न्यूटन, जो किसके बराबर होती है, 1 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर होती है। इसी 1 केजी पर मीटर सेकंड स्क्वायर को ही हम क्या कहते हैं, न्यूटन। तो 1 न्यूटन की अगर डेफिनेशन पूछी जाए तो क्या बोल सकते हो, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय 1 न्यूटन ऑफ फोर्स, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय 1 न्यूटन ऑफ फोर्स, मतलब फोर्स अप्लाइड ऑन अ 1 केजी ऑफ मास। ध्यान से सुनना, ध्यान से देख, ये फोर्स 1 कब होगा, जब 1 इंटू 1 कर दिया जाए तो ये कितना हो जाएगा, 1, कितना आ गया, 1। तो मास भी कितना है, 1 केजी, और एक्सेलरेशन भी कितना है, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो 1 न्यूटन ऑफ फोर्स को ऐसे भी डिफाइन किया जाता है, अरे 1 न्यूटन ऑफ फोर्स, न्यूटन एक वैल्यू है, तो 1 न्यूटन कितना है, 1 न्यूटन है 1 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ,
कि मास भी 1 है और एक्सेलरेशन भी 1 है, तो फोर्स कितना लग रहा होगा 1। तो 1 न्यूटन को ऐसे भी डिफाइन किया जाता है। अब मैं न्यूटन लॉ ऑफ मोशन को डिफाइन नहीं कर रहा हूँ, 1 न्यूटन को डिफाइन कर रहा हूँ, 1 न्यूटन कितना, जैसे हम कहते हैं ना 1 केजी कितना, 1000 ग्राम के बराबर। When the force is applied on a 1 kg of a mass and it attains an acceleration of 1 meter per second square, the force is said to be 1 Newton. समझ में आया? When a 1 kg of a mass is accelerated by 1 Newton, 1 meter per second square, ध्यान सुनना, when mass of 1 kg is accelerated to 1 meter per second square, ध्यान से सुनना, when mass of 1 kg लिख लेना, when mass of 1 kg is accelerated by 1 meter per second square, the force acting on a body is said to be 1 Newton. तभी तो होगा ये 1। 1 kg को 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन दिया, मतलब उसकी वेलोसिटी हर सेकंड 1 मीटर पर सेकंड से बढ़ रही है, इसका मतलब यही तो होता है। तो उस पर कितना फोर्स लगा, 1 न्यूटन का। समझ में? अब तो क्वेश्चन करेंगे, धड़ाधड़ आ जाएगा। एक वीडियो अलग से पूरा क्वेश्चन पे भी डाल दूंगा। ये सब थ्योरी है, और थ्योरी फिजिक्स में बहुत अच्छे से आनी चाहिए, नहीं तो क्वेश्चन कभी डीपली पूछ लिया जाता है तो हमें समझ नहीं आ पाता है। ठीक, एक और यूनिट होती है सीजीएस, थोड़ी देर के बाद बताऊंगा ना, फिर यहाँ बोर हो जाओगे, फटाफट क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक, अ बॉडी है whose mass is 10 kg, ध्यान सुनना, अ बॉडी whose mass is 10 kg applied a force of, क्वेश्चन समझा रहा हूं, अप्लाइड अ फोर्स ऑफ 30 न्यूटन। दो चीजें पूछी गई हैं, व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी आफ्टर टाइम इक्वल्स टू 5 सेकेंड्स। ध्यान से सुनना, एक मास है, एक बॉडी है जिसका मास 10 केजी है, एक बॉडी है जिसका मास 10 केजी है, उस पर 30 न्यूटन का फोर्स लगाया। कितने का बेटा, 30 न्यूटन का फोर्स लगाया। तो उससे पूछा उसका एक्सेलरेशन कितना है, प्लस उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 5 सेकंड के बाद। मतलब इस तरीके से एक बॉडी है जिसका मास कितना है 10 केजी, ये जो भी फोर्स होता है नेट की बात होती है, फ्रिक्शन विक्शन में यहाँ नहीं लेते हैं, 11th क्लास में आता है। ठीक, उसमें फोर्स कितने का लगा दिया, 30 न्यूटन का। तो बताओ इसका एक्सेलरेशन कितना होगा। तो भैया हमें पता है F इक्वल टू एम ए, तो एम की वैल्यू कितनी है 10, एफ की वैल्यू कितनी है 30, ए की वैल्यू निकल जाएगी 10, 0 से 0 कैंसिल, तो ए निकल के आ गया 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। के बात समझ आई, आसान है। बोलो भाई, पहला आंसर आ गया। एक बॉडी थी, 30 का फोर्स लगाया, 10 मास था, एक्सीलरेशन कितना 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यूनिट लिखना मत भूलना। आइए सेकंड क्वेश्चन, उसकी वेलोसिटी क्या होगी टाइम इक्वल्स टू कितने सेकंड के बाद 5। भैया एक्सीलरेशन आया, इनिशियली रेस्ट पे थी, इनिशियली रेस्ट पे थी, ऐसा सब क्वेश्चन में गिवन होगा, जो कंडीशन होगी वो ले लेंगे। हमें पता है एक्सीलरेशन क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। तो फाइनल एक्सीलरेशन कितना है, फाइनल क्या कितना है, कांस्टेंट है 3। हाँ भाई, फाइनल वेलोसिटी निकालनी है, इनिशियल कितनी है, रेस्ट पे था 0, सब पढ़ रखा है फर्स्ट चैप्टर में। अब इक्वेशन ऑफ मोशन वगैरह सब याद होनी चाहिए, तभी बनेंगे सवाल। टाइम कितना 5 सेकेंड, तो 5 3 15। नोट करें और इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं, टेंशन मत लो, अब इतना ही समझो। दो चीजें निकलवा लें, तीसरी निकलवाते हैं। एक क्वेश्चन में कई चीजें पूछी जा सकती हैं पार्ट में, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट। इतना समझ में आया। एक्सेलरेशन पूछा था, निकाल दिया। वेलोसिटी पूछी थी तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला यूज कर लिया, चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम। बेसिकली फास्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, देख v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये फाइनल, ये इनिशियल, ये एक्सेलरेशन, ये टाइम, याद है। इसको ऐसे भी लिखा जाता है, चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम। ए दिया था, टी दिया था, इनिशियल रेस्ट पे था तो इनिशियल वेलोसिटी 0, तो वी फाइनल निकल गई। नोट कर लो। थर्ड आप करके बताओ, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट इन टाइम इक्वल टू 5 सेकेंड। 5 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट भी बताओ, करो करो भैया करो। आप क्वेश्चन ही क्वेश्चन है, पानी पी लो, आप ट्राई करो। थर्ड वाला पार्ट इसी क्वेश्चन का,
एक्सीलरेशन कितना आया था 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वेलोसिटी निकल के कितनी आई 15 मीटर पर सेकेंड, कितनी देर के बाद, टाइम इक्वल टू 5 सेकेंड के बाद। अब थर्ड पार्ट बताना है कि डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, डी निकालना है डिस्प्लेसमेंट। इक्वेशन ऑफ मोशन में बेसिकली इसको एस बोला जाता है, याद है, एस निकाल दो, सब कुछ है तुम्हारे पास, जब तक मैं पानी पी लूं। जल्दी जल्दी तो नहीं पढ़ा रहा हूं बेटा, वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, सब चीजें आप आसानी से सुन रहे हो 1 to 1, है ना। वीडियो 2 में और क्वेश्चंस कंटिन्यू करेंगे, अभी थोड़ी थ्योरी समझ गए अपन। ठीक, 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है, वो बिल्कुल रटी होनी चाहिए आपके लिए। v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, फर्स्ट चैप्टर की बातें। v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, कुछ को उस तरफ याद होता है ये प्लस के साथ, बोलो हाँ की ना। सबकी वैल्यू पता है, हमें क्या निकालना है डिस्प्लेसमेंट। तो आप बेटा या तो इस इक्वेशन को यूज कर लो या तो इसको यूज कर लो, आ जाएगा आंसर, जो आप बोले बोलो फटाफट, कौन सी यूज कर ले, सेकंड कर लें। तो एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो इनिशियल वेलोसिटी तो थी 0, तो ये कट गया। याद रखना v क्या होती है फाइनल वेलोसिटी, u क्या होती है इनिशियल वेलोसिटी, a क्या होता है टाइम, सॉरी एक्सेलरेशन, t क्या होता है टाइम, s क्या होता है डिस्प्लेसमेंट। तो इनिशियल वेलोसिटी रेस्ट पे थी तो कितना था, ये बॉडी इनिशियली रेस्ट पे थी बोला है क्वेश्चन में, 0, ये टर्म तो चली गई। हाफ 3 टी का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर, सॉल्व कर लो, तो हाफ इंटू 3 इंटू 5 का स्क्वायर 25, तो 25 इंटू 3 इज 75 डिवाइडेड बाय 2, तो कितना आ गया 37.5 मीटर्स। कैलकुलेशन एक बार चेक कर लिया सही, सर ने सही किया है कि नहीं। माय मोटिव इज टू डिलीवर यू द कॉन्सेप्ट। अब देख, इस चैप्टर में नई बात एक ही पढ़ी हमने, F इक्वल टू एम, बाकी सब कहानी पुरानी ही है। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कॉन्सेप्ट सारे नए हैं, फर्स्ट लॉ नया है, सेकंड लॉ नया है, इनर्शिया वाली बातें नई है, मोमेंटम नया है। अभी मोमेंटम के भी क्वेश्चन लूंगा, टेंशन मत लीजिए, है ना। सेकंड पार्ट भी आने वाला है, उसमें क्वेश्चन से ज्यादा लेंगे, तो अब पूरा क्वेश्चन का ही खेल है। मैं चाहूं तो उसमें पूरा खत्म कर सकता हूँ, मजा नहीं आएगा। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ना है, उसी में चलेंगे सेकंड पार्ट में। अभी इतना करो, और एक दो क्वेश्चन और लो, सेकंड पार्ट में बहुत सारे क्वेश्चन उठाएंगे, टेंशन मत लेना कि सर इसमें तो 4-5 क्वेश्चन ही कराए, इतनी सारी थ्योरी पढ़ाई, लोड नहीं लेना। सी पे 10-12 क्वेश्चन सेकंड वीडियो में। एक और लो, अ बॉडी ऑफ मास 10 kg initially moving with a velocity of 10 मीटर पर सेकेंड, ध्यान से सुनना, ब्रेक इज अप्लाइड and comes to rest, सब समझा दूंगा, come to rest, ट्राई करो, टाइम इक्वल्स टू 2 सेकेंड, फाइंड एक्सेलरेशन, पर रुको, फाइंड फोर्स अप्लाइड बाय ब्रेक, है ना। इसी में मैं लेते चलूंगा क्वेश्चन, एक एक चीज है, ठीक। और दूसरी बात स्टॉपिंग डिस्टेंस, दो चीजें निकालनी है, ध्यान से सुनो क्वेश्चन, क्वेश्चन समझा देता हूं। एक बॉस है, एक गाड़ी है जिसका मास 10 kg है, इनिशियली उसकी वेलोसिटी कितनी है 10 मीटर पर सेकेंड, समझा देता हूं। ठीक, कोई भी गाड़ी है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 10 मीटर पर सेकेंड, मास कितना है 10 kg। क्वेश्चन है ट्राई करना, ड्राइवर ने ब्रेक लगाए, ड्राइवर ने क्या लगाए ब्रेक, तो पूछा गया है और ये रेस्ट पे आ गई, तो फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई ये सब पता होना चाहिए, 0। टाइम कितना लगा 2 सेकेंड, गाड़ी जा रही थी 10 मीटर पर सेकेंड से, मास था 10 kg, कोई सामने आया, ड्राइवर ने लगाया ब्रेक, रुक गई, कितने में 2 सेकेंड में रुक गई, तो वेलोसिटी कितनी हो गई 0। तो पूछा है कि ब्रेक ने कितना फोर्स लगाया गाड़ी पे, अगर ब्रेक रोका किसने गाड़ी को, ब्रेक ने,
व्हाट इज द फोर्स अप्लाइड बाय द ब्रेक, ये लैंग्वेज होती है थोड़ी सी, है ना। व्हाट इज द स्टॉपिंग डिस्टेंस, स्टॉपिंग डिस्टेंस का मतलब होता है जैसी ब्रेक लगाए तुरंत तो गाड़ी रुकती नहीं कि जहां लगा धच यहीं, नहीं, थोड़ी आगे चल के रुकती है। मान लो ब्रेक यहां लगे तो रुकी यहाँ, ये डिस्टेंस पूछा है, आसान है। तो बेटा क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट है फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स इक्वल्स टू, फोर्स निकालने का एक ही फॉर्मूला है, वो ये रहा आपके सामने, जो हमने सेकंड लॉ से सीखा है। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मास कितना है 10, एक्सेलरेशन निकाल लो तो काम बन जाए। हाँ भाई, इनिशियल वेलोसिटी 10, फाइनल वेलोसिटी रुक गई 0, और कितनी देर में 2 सेकंड में। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी, बराबर से अच्छे से करना। तो फाइनल कितनी हो गई 0, इनिशियल कितनी थी 10 डिवाइडेड बाई 2, तो एक्सेलरेशन कितना आ गया -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और भाई से तो माइनस आया, हाँ तो एक्सेलरेशन माइनस भी होता है प्लस भी होता है, फर्स्ट चैप्टर। क्यों, इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी। मोशन ऑफ डायरेक्शन में है अगर तो वेलोसिटी को बढ़ाएगा, और अगर वेलोसिटी को घटाना है तो एक्सेलरेशन ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो जब मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में तो एक्सेलरेशन नेगेटिव ही आना है, तो जब रुक रही है तो ऑपोजिट डायरेक्शन में ही तो हुआ। कॉन्सेप्ट समझ आया, एक्सेलरेशन नेगेटिव ही आना है क्योंकि गाड़ी रुकी है, सब चीजें कर रखी हैं फर्स्ट चैप्टर में। बस नई की इच्छा से एफ इक्वल टू एम ए, मास कितना 10, एक्सेलरेशन कितना -5, तो आंसर कितना आ गया -50 न्यूटन। समझे, एक्सेलरेशन निकाल लिया एफ एम ए, एम था 10, एक्सेलरेशन निकाल लिया -5, तो आंसर हो गया -50 न्यूटन। बेसिकली इसको कैसे लिखोगे, माइनस का मतलब क्या होता है, फोर्स अगर माइनस आया है तो मतलब गाड़ी चल रही थी इस तरफ, फोर्स लगा है इस तरफ, वेक्टर है। तो कैसे लिख सकते हो उसको, ऐसे भी लिख सकते हो, फोर्स इक्वल्स टू 50 न्यूटन इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन। फोर्स इक्वल्स टू 50 न्यूटन इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी। फर्स्ट पार्ट अच्छे से नोट करो। देखिए कितना हो गया वीडियो की लेंथ, कोई ना 130 में हो जाएगा, हो गया। इसका सेकंड पार्ट निकालना है, स्टॉपिंग डिस्टेंस नोट कर लो। एक्सेलरेशन आया -5, फोर्स कितना आया -50, पहला आंसर तो निकाल दिया 50 न्यूटन इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन, बहुत बढ़िया, बहुत मजा आ गया। स्टॉपिंग डिस्टेंस अब तो आप कर दोगे यार, मेरी बच्चे, मेरी जान बोलने वाला था मैं, क्यों, आप लोग मेरी जान ही तो भाई, तुम्हारे नंबर चाहेंगे, तुमसे ज्यादा खुशी मुझे होती है। कभी पता नहीं अभी कितने बच्चे इस वीडियो से पढ़ते हैं, आई डोंट नो, बट बच्चा आप पढ़ोगे तो मजा आएगा, समझ आएगा। बहुत लोग हैं बहुत अच्छा अच्छा पढ़ा रहे हैं, नो डाउट, जिसको जो अच्छा लग जाए। डन है बात। तो भैया फोर्स निकल के आ गया -50 न्यूटन आंसर, लेकिन इसके बीच में एक एक्सेलरेशन भी निकल गया है, तो -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आपसे पूछा गया है व्हाट इज द स्टॉपिंग डिस्टेंस, तो बेसिकली अपन को डिस्प्लेसमेंट निकालना है, कितनी दूर जाके ये चीज रुकी। ठीक, तो एस इक्वल्स टू, ये वाला कर लेते हैं, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये वही है ना, कह दो सर ऐसा कैसे लिख दिया, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। समझ आया, तो फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई 0, तो ये टर्म कितनी हो गई 0। इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी 10, अरे भाई 10 ही तो थी, तो 10 का स्क्वायर 100 प्लस 2, एक्सेलरेशन कितना -5 इंटू एस, एस निकालना है ना, ठीक। 100 को इस तरफ फेंको तो -100, 5 टू सा -10, माइनस से माइनस कैंसिल, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, तो स्टॉपिंग डिस्टेंस कितना आया 10 मीटर। समझ आया, भाई ब्रेक लगाओगे तो आगे जाके तो रुकती है, तो डिस्प्लेसमेंट तो प्लस ही आएगा भाई। क्लियरिटी है, चेक कर लेना कैलकुलेशन। तो स्टॉपिंग डिस्टेंस एक टर्म यूज हो जाती है कभी कभी क्वेश्चन में, बेसिकली वो डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट बिफोर स्टॉपिंग, जब ब्रेक लगाया और कितनी दूर जाके रुकी, इसी को एक नाम दिया गया स्टॉपिंग डिस्टेंस। समझ में आया, डन है। एक क्वेश्चन और लेते हैं, खत्म करते हैं बच्चा, है ना। आइए अब फोर्स देते हैं हम आपको, आइए
एनसीईआरटी की एक्सरसाइज भी ट्राई कर रहे हैं ना, हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप उसमें हम पूरा मोमेंटम पे डिस्कशन करेंगे और फोर्स को साथ में लेंगे, ठीक है ना। कुछ नई टर्म्स पढ़ेंगे, इंपल्स वगैरह। आइए क्वेश्चन, अ फोर्स ऑफ 200 न्यूटन, 2000 लेते हैं, हटाओ यार बहुत बड़ी वैल्यू, 2000 न्यूटन act on a body of mass, acts on a body of mass 50 kg, 2000 न्यूटन का फोर्स 50 केजी मास पे लगा, ठीक। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी, व्हाट इज द, ये कर चुके ना अभी अपन, हाँ, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी, ये करा था क्या, चलो ना, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी आफ्टर टाइम इक्वल्स टू 2 सेकंड्स, 2 सेकंड के बाद उस वेलोसिटी बताइए। जब उसकी इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड थी, समझ में आया। एक बॉडी थी जो इनिशियली 10 मीटर पर सेकंड से चल रही थी, डायग्राम बना दूं, मास कितना 50, बॉडी थी इनिशियली कितने उससे चल रही थी, 10 मीटर पर सेकंड से, इस पे एक फोर्स लगा दिया और 2000 न्यूटन का, तो बताइए टाइम इक्वल्स टू 2 सेकंड के बाद इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी। कोई बड़ी बात है क्या सर, बहुत ही आसान सा सवाल है, आइए करते हैं आप और हम मिलके। तो अगर ये बताना है तो पहले कॉन्सेप्ट आना चाहिए। अगर फाइनल वेलोसिटी इनिशियल तो दी हुई है कितनी 10, फाइनल निकालनी है, टाइम दे रखा है, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हमारे काम आ जाएगा v माइनस यू बाई टी। तो बेटा v निकालना है, u पता है, t पता, तो a और पता चल जाए तो काम बन जाए। a पता करने के लिए कुछ क्वांटिटीज होती हैं, f इक्वल्स टू ma, सेकंड लॉ, बस सेकंड लॉ ने ये इंप्लीमेंट किया है यहाँ पे, बाकी तो पूरा फर्स्ट चैप्टर की कहानी चल रही है ना। तो फोर्स कितना लगाया 2000, मास कितना है 50, एक्सेलरेशन क्या है पता नहीं, 0 से 0 कैंसिल, तो 200 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल्स टू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन निकल के कितना आ गया बच्चा, 40 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एम आई क्लियर टू यू, एम आई क्लियर टू यू, उठा के यहाँ वैल्यू रख दो, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू रख, इस पर रख ले डायरेक्ट, यू ने वी निकालना है ना, ठीक। तो 40 इज इक्वल्स टू v माइनस इनिशियल कितना 10 और टाइम कितना 2, तो 40 इंटू 2 80 इक्वल्स टू v माइनस, मैं एक एक स्टेप करता हूं आपके लिए, 10 इस तरफ ले आओ, तो v इक्वल्स टू 90 मीटर पर सेकेंड। मैं चीजों को थोड़ा यहां वहां लिख देता हूं, तो चला लिया करो, आपको समझ में आना चाहिए सॉल्व कैसे कर रहे हैं, ठीक। फोर्स से निकाल लिया एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन की इक्वेशन में वैल्यू रख के फाइनल वेलोसिटी निकाल ली, इनिशियल दी थी, टाइम दी थी, तो बेसिकली सब आपको पता है। आपको कुछ फॉर्मूले का यूज होना है, वो ये वाले रहे अभी तक, F इक्वल्स टू एम ए, वी इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अरे समझ आया, बोल, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, और आगे वाले चलेंगे, मोमेंटम का भी याद रखना, मास इनटू वेलोसिटी। कभी कभी मोमेंटम दिया होगा, वेलोसिटी दी होगी इनिशियली, मास निकालना पड़ जाएगा, तो सब यहां से करेंगे। तो इतने फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, चैप्टर आपको ढंग से बन जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन ही क्वेश्चन करना, टेंशन मत लो, ये तो सिर्फ प्रैक्टिस थी, बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन उठाने वाला हूं मैं, है ना। नेक्स्ट चैप्टर में मोमेंटम से भी क्वेश्चन उठाऊंगा, मतलब ये वाला फॉर्मूले को भी यूज करेंगे अपन बहुत ज्यादा, ठीक। बाकी तो करने ही करने बेसिक्स है, धन्यवाद। So this is all about बच्चा part 1 of your this chapter, force and Newton's law of motion. The part 2 we will complete this chapter, in that we will study what, momentum, do the question relative to it, and there we will study a third law of motion. For every action there is an equal and opposite reaction, and there we will study conservation of momentum, where we study a very beautiful question which is very very important, किसके, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के। तो 1 घंटे के आसपास का वो वीडियो होगा, और बहुत बढ़िया से सेकंड चैप्टर भी आपके लिए कंप्लीट, डन। तो जो यहां तक पहुंचे हो, वेरी वेरी थैंक यू, अच्छे से पढ़ाई करिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। टिल देन हैव ए गुड डे, नाइस डे, टाटा, बाय बाय, स्टे कनेक्टेड, थैंक यू।